स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लिसरॉल की केमिकल रिएक्शन। अब देखिए भाई, केमिकल रिएक्शंस पे मूव करने से पहले ना एक बार मैं आपको प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन के बीच का डिफरेंस बताना चाहता हूँ। देखो भाई, प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड से क्या करते हैं, अपना जो टारगेटेड प्रोडक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ग्लिसरॉल है, ठीक है। ग्लिसरॉल को हम यहाँ पे करते हैं, जो अपने टारगेटेड मॉलिक्यूल है उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट मटेरियल से। जैसे कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्लोराइड से, डिफरेंट हैलाइड से, या क्या वहाँ पे आप कोई अलग फंक्शनैलिटी से क्या करोगे, कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करते हो। और केमिकल रिएक्शन में क्या किया जाता है ना, इस पे डिफरेंट जो हमने कंपाउंड जनरेट किया है, इस पे डिफरेंट रिएजेंट्स का यूज करके आगे इसकी केमिकल रिएक्टिविटी को चेक किया जाता है कि ये किस तरीके के प्रोडक्ट दे रहा है इस रिएजेंट के साथ, फिर दूसरे रिएजेंट के साथ किस तरीके की रिएक्शन दे रहा है। तो हमने इसकी क्या की है, प्रिपरेशन स्टडी कर ली है, जहां पे हमने 3 तरीके की प्रिपरेशन देखी थी। एक वाया सपोनिफिकेशन, एक फ्रॉम प्रोपीन, और फिर तीसरी थी फ्रॉम एलिमेंट्स, जिसको हमने बर्थेलॉट सिंथेसिस भी बोला था। आज हम क्या करने वाले ना, ये जो हमने ग्लिसरॉल जनरेट किया था इसकी केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहली जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे, वो है रिएक्शन विथ सोडियम या रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। यहाँ पे आप सोडियम की जगह पे कोई दूसरा एक्टिव मेटल जैसे कि मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम भी ले सकते हो जी, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम भी यहाँ पे ले सकते हो। ये भी क्या करेंगे, सिमिलर टाइप की यहाँ पे रिएक्टिविटी पैटर्न शो करेंगे। अब देखो जी, जब आप सोडियम के साथ यहाँ पे रिएक्ट कराते हो ना अपने ग्लिसरॉल को, तो ये क्या करता है जी, देखो हमेशा किसी भी मेटल को आप क्या करो, किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन के साथ, एक्टिव हाइड्रोजन किसे बोला जाता है, जब कोई भी आपका हाइड्रोजन अटैच हो किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ, वो क्या हो सकता है जी, आपका ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, या क्या हो सकता है, आपका कार्बन हो सकता है, sp कार्बन मेनली। जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से उस पर अटैच होने वाला हाइड्रोजन क्या होता है जी, एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। तो उसी तरीके से जब आप किसी भी मेटल को यहाँ पे किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, और आपका अल्कोक्साइड या करस्पॉन्डिंग 8 आयन, 8 मतलब क्या, उसका निगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जब आप सोडियम को रिएक्ट कराते हो इस ट्रायोल के साथ, तो यहाँ पे देखो रूम टेम्परेचर पे सिर्फ एक H2 गैस आपकी क्या होती है, लिबरेट होती है, और इन तीनों अल्कोहल में से सिर्फ एक अल्कोहल का क्या होता है, H यहाँ पे लिबरेट होकर यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड जनरेट होता है। अब देखो, जैसे ही आप क्या करते हो, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो आपका जो दूसरा H है वो क्या होता है जी, यहाँ पे H2 की फॉर्म में लिबरेट होता है, और आपको दूसरा यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन जनरेट होता हुआ, अल्कोक्साइड आयन जनरेट होता हुआ नजर आता है। अब एक बार यहाँ पे नोटिस कीजिए भाई, एक तो ये क्या था, स्टेप वाइज मैनर में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है आपके H+ का। और दूसरी चीज नोटिस करने वाली क्या है, इस सेंटर को अगर आप देखेंगे, इस कार्बन को अगर आप देखेंगे, ये कैसा है जी, प्राइमरी अल्कोहल है। ये जो आपका कार्बन है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये जो आपका कार्बन है ये आपका फिर से प्राइमरी अल्कोहल है। और जब मैंने आपको एसिडिटी ऑफ अल्कोहल पढ़ाई थी ना, तो मैंने वहां पे बोला था कि आपके प्राइमरी अल्कोहल मोस्ट एसिडिक होते हैं, फिर आपके सेकेंडरी अल्कोहल आते हैं, और सेकेंडरी से कम होते हैं आपके टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं जी, लीस्ट एसिडिक होते हैं। और इनका कंपैरिजन मैंने आपको वाटर से भी कराया था, वाटर इन सब में मोस्ट एसिडिक था। हालांकि आज हमें वाटर से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस ट्रेंड को यहीं तक रखते हैं। अब देखो जी, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सब में, इन तीनों अल्कोहल में सबसे पहले कौन सा वाला OH मॉलिक्यूल H+ रिलीज करेगा, जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा, तो इन दोनों में से कोई भी आपका पहले H+ रिलीज करके आपका करस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड जनरेट कर देगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसका जनरेट कर लिया। अब देखो, यहाँ से जो रिलीज होने वाला S था ना, वो सबसे पहले स्टेप में, स्टेप वाइज क्यों हुआ आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही होगी। एक बार बोलेंगे यार, OH, यहाँ पे जो दूसरा कार्बन है इसके पास क्या होगा जी, इसी तरीके से यहाँ पे H होगा। अब देखो भाई, ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पे एक बार देखेंगे, ये कर रहा होगा, ये ऑक्सीजन,
ये ऑक्सीजन कर रहा होगा इसके हाइड्रोजन के साथ कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो जो यहाँ पे तीसरा आपका अल्कोहल है वो क्या कर रहा होगा जी, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होगा। तो कुल मिला के इस पे क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव आ गया, तो सबसे पहले ये रिलीज होगा। अब आप बोलोगे सर इस पे भी तो डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिए ये सेंटर कैसा था, ये सेकेंडरी सेंटर था, तो ये इस पे जो जनरेट होने वाला या इसका जो H+ है वो लेस एसिडिक है। अब देखो जी इसके बाद जो आपका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बना है इसका एक बार ध्यान से देखेंगे, इस पे क्या है माइनस है, इस पे अब क्या है ये प्रॉपर यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है जी आपका OH। अब देखो जी ये जो आपका बॉन्ड है ना, ये जो आपके हाइड्रोजन है ये क्या होते हैं जी, इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस फॉर्म के थ्रू क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस दिखाते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से O। और देखो भाई ये आपका क्या हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे चला गया, और देखो भाई ये क्या हुआ OH, और यहाँ पे क्या हुआ जी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे चला गया। तो कुछ इस तरीके से ये क्या होते हैं, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे अटक जाते हैं, इनको बोला जाता है प्रोटॉन स्पॉन्ज। और जब भी आपका प्रोटॉन क्या होता है ना, किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या किन्हीं को दो अल्कोक्साइड्स के बीच में अटक जाता है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है जी, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे ये दो के दो प्रोटॉन क्या हो जाते हैं जी, लेस एसिडिक हो जाते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो यहाँ पे किसी ना किसी प्रोटॉन को एक बार फिर से निकलना होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करके हम वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, और जैसे ही इनमें से मॉलिक्यूल की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो अब आप बोलिए कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में कौन सा वाला हाइड्रोजन आपका रिलीज होगा। आप पक्का ही बोलेंगे जो आपका प्राइमरी का अल्कोहल होगा उसका हाइड्रोजन यहाँ पे H2 की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड आपको मिल जाएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे होती है भाई। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल क्या था, यहाँ पे पहली चीज नोट करने वाली क्या थी, आपका H+ कैसे मैनर में रिलीज होता है, यहाँ पे स्टेप वाइज मैनर में रिलीज होता है। सेकेंड चीज नोट करने वाली क्या थी, आपके सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के यहाँ पे H+ रिलीज होंगे, सेकेंडरी अल्कोहल का H+ क्या होगा, इंटैक्ट रहेगा। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली थी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस टॉपिक को यहीं पे क्या करते हैं जी, रिएक्शन विद सोडियम मेटल को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अब बढ़ते हैं अदर केमिकल रिएक्शंस की ओर को। तो जो इसकी अगली केमिकल रिएक्शन है ना, वो क्या है जी, इस ग्लिसरॉल को हम ट्रीट करेंगे यहाँ पे डिफरेंट हेलो एसिड्स के साथ। हेलो एसिड क्या होते हैं आपके HX टाइप के एसिड, HX। यहाँ पे आपका X क्या हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, या आयोडाइड हो सकता है। तीनों के साथ हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड को ग्लिसरॉल के साथ ट्रीट करते हो 1:1 में, 1:1 या फिर लिखा हो यहाँ पे, या यहाँ पे कुछ एक्सेस टाइप की चीज लिखी ना हो, तो आप वहां पे भी 1:1 मान के चलेंगे। अब देखो जी जब 1:1 में करेंगे तो पक्का ही यहाँ पे क्या होगा जी, पक्का ही यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन कराने की बात कर रहा है, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल और HCl का एक मॉलिक्यूल, कुल मिला के यहाँ से एक OH गायब होगा। अब देखो अगर आपका ये वाला OH यहाँ से गायब होगा, तो देखो जी प्राइमरी अल्कोहल का आपका OH गायब हो रहा है, तो इससे जो जनरेट होने वाला प्रोडक्ट होगा वो ये है जी। इसी तरीके से अगर आप इस कार्बन को देखोगे ना, इस कार्बन को, तो ये भी तो आपका प्राइमरी अल्कोहल था। अगर यहाँ से भी ये OH निकलेगा ना, तो अगेन आपका सेम प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन होगा, सेम एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन होगा, क्योंकि जब आप इसे रोटेट करके देखोगे तो वापस आपको यही मिल जाएगा भाई, वापस आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, तो और लेकिन ये सेंटर देखेंगे भाई, ये सेंटर कैसा है आपका, सेकेंडरी सेंटर है। तो अगर आप इस OH को यहाँ से हटाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्लोराइड जनरेट होता हुआ दिखेगा। और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये क्लोराइड क्या यहाँ पे डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे देखो एक H लगा है और यहाँ पे दो CH2OH लगे हैं, लेकिन इस कार्बन पे देखो 2 H और एक यहाँ पे Cl। अगर आप यहाँ से OH हटा के यहाँ से निकाल देते 2 H 1 Cl, और एग्जैक्टली सेम ग्रुप ऊपर, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम ग्रुप यहाँ पे है। तो इस तरीके से जब मोनो क्लोरीनेशन होती है ना, तो देखो ये क्या आपके मोनोक्लोरोहाइड्रिन्स है। देखो जब आपका कोई भी हेलोजन आ जाता है ना किसी भी पोजीशन पे, और यहाँ पे अल्कोहल है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, हेलो हाइड्रिन, यानी कि हेलोजन प्लस वहां पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी कि हेलो हाइड्रिन। अब यहाँ पे देखो कितने हेलोजन है, एक आपका हेलोजन है, तो इसे क्या बोलोगे, मोनो हेलोहाइड्रिन आप बोल दोगे। अब देखो जी इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पे 1, या अगर मैं ग्रीक लेटर्स में बात करूं तो ये अल्फा पोजीशन पे है, तो इसे आप क्या बोलोगे, अल्फा मोनोहेलोहाइड्रिन। या मोनोहेलोहाइड्रिन कौन सा है, अल्फा पोजीशन पे है, देखो जी अल्फा मोनोहेलोहाइड्रिन। उसी तरीके से इसको क्या बोलोगे जी आप, अल्फा बीटा, तो इसे क्या बोलोगे आप, बीटा क्लोरोहाइड्रिन। यहाँ पे क्लोरीन को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा मोनो क्लोरोहाइड्रिन। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ब्रोमीन आपने
ये सब्स्टिट्यूट क्या होता तो उसे क्या बोल देते हैं, अल्फा ब्रोमो हाइड्रिन। ओके, अल्फा ब्रोमो हाइड्रिन बोल देते हैं। अब देखो जी, इसके बाद अगर यहाँ पे तो हमने 1:1 में यहाँ पे HCl को ट्रीट किया था, अगर आप HCl एक्सेस में ले लेते हो ना तो यहाँ पे आपका क्या होता है, देखो ध्यान रखना, HCl यहाँ पे क्या कर पाता है, सिर्फ 2 OH को लिबरेट करा पाता है और 2 यहाँ पे हेलोजन ऐड कर पाता है। ये चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, ये चीज़ यहाँ पे याद करने वाली है भाई, इसका कोई एस सच यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है। तो ये चीज़ जब आप याद करोगे ना, और एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या है जी, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 383 केल्विन का यूज कर रहे हो, 383 केल्विन का इतने इस टेम्परेचर पे कर रहे हो। मे बी अगर आप हायर टेम्परेचर पे जाओ तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 3 के 3 OH को यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, लेकिन 3 के 3 OH को हम रूम टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर पे रिमूव करने के लिए हम पे मेथड अवेलेबल है। तो इससे हायर टेम्परेचर जाने का कोई रेलेवेंस नहीं होता है भाई, कोई रेलेवेंस नहीं है इससे हायर टेम्परेचर पे जाके रिएक्शन कराने का। क्यों? क्योंकि हम पे लोअर टेम्परेचर पे ट्राई हेलोजिनेशन कराने का मेथड अवेलेबल है, जिसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो जी, ये याद रखना, जब आप HCl गैस एक्सेस में लेते हो ना तो यहाँ पे क्या होती है, आपकी डाई हेलोजिनेशन होती है। अब देखो, डाई हेलोजिनेशन अगर होगी ना तो यहाँ पे आपके 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो आपका क्लोरीन क्या हो, यहाँ पे जुड़ जाए और यहाँ पे जुड़ जाए, तो इसे क्या बोलोगे, अल्फा बीटा डाई क्लोरोहाइड्रिन बोल दोगे, अल्फा बीटा डाई क्लोरोहाइड्रिन। या क्या हो सकता है, ये क्या कर सकता है, एक तो आपका क्लोरीन यहाँ पे लगे और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे लग जाए, तो अल्फा बीटा गामा। तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा बोलो। या देखो जी, मैंने आपसे क्या बोला था कि ये दोनों पोजीशन, ये और ये पोजीशन क्या आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इसे आप अगर अल्फा बोल रहे हो ना तो इसे आप अल्फा डैश भी बोल सकते हो। तो इन्हें क्या बोल दिया जाता है, अल्फा डैश डाइक्लोरोहाइड्रिन बोल दिया जाता है। और यही हमें यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं भाई, एक तो अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रिन और एक अल्फा डैश डाइक्लोरोहाइड्रिन यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं हमें। और देखो भाई, ये जो हमने मोनो वाले प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन किए थे ना, अगर आप इन्हें फर्दर HCl के साथ यहाँ पे ट्रीट कर दो तो ये भी क्या देते हैं, हमें डाइक्लोरोहाइड्रिन यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी बता देगा ये वाला स्टेप, तो कि जब आप मोनोहाइड्रो को किसके साथ ट्रीट करोगे, HCl के साथ ट्रीट करोगे, वो क्या देगा, डाईहाइड्रो देगा। और देखो यहाँ पे डाइक्लोरो देगा, तो डाइक्लोरो देने का यहाँ पर रीज़न क्या है, हमारा हम यहाँ पे 383 केल्विन को यूज कर रहे हैं। हम में भी अगर इससे ऊपर जाएं तो ये ट्राइक्लोरो भी देगा, अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज दे दें कर दें तो ये ट्राइक्लोरो भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन उसका यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पे उसका सब्स्टिट्यूट रिएक्शन यहाँ पे पड़ा है जो कि लोअर टेम्परेचर पर कराया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि HCl एक्सेस आपको क्या देगा, HCl एक्सेस आपको देगा डाइक्लोरोहाइड्रिन और HCl 1:1 यानी कि लिमिटेड अमाउंट में देगा आपको मोनोक्लोरोहाइड्रिन। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की ओर को। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी है टू रिप्लेस थर्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो यहाँ पे थर्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप एज सच यहाँ पे बचा हुआ है ना, अगर आपको इसको रिप्लेस करना है तो आपको फॉस्फोरस के आइदर ट्राईहेलाइड यूज करने पड़ेंगे या पेंटाहेलाइड आपको यूज करने पड़ेंगे, पेंटाहेलाइड या ट्राईहेलाइड आपको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर होगी। हालांकि इन रिएक्शंस को अभी हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, यही सेम पैटर्न जो हमने क्लोरीन के साथ देखा था, सेम पैटर्न हमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ देखने को मिलेगा। जब हम 1:1 में लेंगे तो आपको मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट वहां पे ऑब्टेन होंगे, और जब आप एक्सेस में ले लोगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो वहां पे आपको डाई ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, वहां पे ट्राई ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन नहीं होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वहां पे आपको क्या मिलेंगे, डाई ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। अब देखो जी, जब आप सेम रिएक्शन यहाँ पे HI के साथ कराने जाते हो ना तो HI की कहानियां यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये क्या होता है जी, ज़्यादा एसिडिक होता है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है HI की, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू HBr या HCl। अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना तो ये क्या करेगा, लोअर टेम्परेचर पर ही क्या करता है जी, यहाँ पे ट्राई आयोडीनेशन करता है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि HI की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना HBr और HCl से, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ पे करता है ट्राई डिहाइड्रेशन करके यहाँ पे ट्राई क्या कर देगा, आयोडीनेशन कर देता है। और एक अगर आपको लास्ट लेक्चर से जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकॉल पढ़ा था, वहां पे हमने जब इस तरीके के प्रोडक्ट ऑब्टेन किए थे ना तो आपको याद होगा ये क्या दे देते थे हमें, ये यहाँ से कुछ इस तरीके से I2 गैस को क्या कर देता है, या I2 मॉलिक्यूल को रिएक्शन मीडियम में आउट कर देते थे, और आपका इस तरीके से इथीन यहाँ पे जनरेट होता था जी, इथीन यहाँ पे जनरेट होता था CH2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इथीन यहाँ पे जनरेट कर ली थी। तो सेम मैकेनिज्म यहाँ पे होती है, यहाँ पे आपका ट्राई हेलो कंपाउंड जनरेट होता है, ट्राई आइडो कंपाउंड जनरेट होता है, जिसमें से एक I2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा आपका। तो क्या जनरेट हो गया ओवरऑल, आपने यहाँ पे अल्लाइलिक CH2 अल्लाइलिक आयोडाइड यहाँ पे जनरेट कर लिया जी, अल्लाइलिक आयोडाइड आपने जनरेट कर लिया। अब आप समझिए होंगे यार,
ओके, तो इसी तरीके से देखो भाई, अगर आप यहाँ पे देखो भाई, जो आपने यहाँ पे ये जनरेट किया ना, इसकी फर्दर रिएक्शन देखिए, यहाँ पे इसकी फर्दर रिएक्शन देखिए। जब आप इसे HI के साथ ट्रीट करेंगे, HI के साथ ट्रीट करेंगे तो देखो जी क्या करेगा ये। HI का काम क्या होता है, मैंने बोला कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl से भी स्ट्रॉन्ग है, HBr से भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, H+ आयन रिलीज कर रहा होगा, और H+ आयन जैसे ही रिलीज करेगा, ये पाई बॉन्ड इस H+ को एक्सेप्ट करेगा और आपका क्या जनरेट कर देगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 आई आपका जनरेट कर देगा। और किस तरीके का कार्बोकेटाइन बनाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। और अगर ये देखो, अगर ये इस ओर से मूव करता ना तो देखो जी क्या बनाता है, इस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बनाता, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के मुकाबले यहाँ पे बनना नहीं जाएंगे क्योंकि वो लेस स्टेबल होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या होगा जी, यहाँ पे H+ रिलीज करते ही ये इस तरीके का कार्बोकेटाइन देगा, और रिएक्शन मीडियम में सिर्फ H+ थोड़ा दे रहा होगा, यहाँ पे आयोडाइड माइनस भी दे रहा होगा, आयोडाइड आयन भी दे रहा होगा। तो आयोडाइड क्या करेगा जी, इस प्लस को देखते ही इस पे क्या होगा, झपट पड़ेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड या कार्बन आयोडीन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर लेगा कुछ इस तरीके से। अब देखो भाई, कार्बन आयोडीन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यहाँ पे अगेन क्या 1,2 डाइआइडो कंपाउंड फॉर्म हुए, और 1,2 डाइआइडो कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो I2 लिबरेट कर देते हैं और करस्पॉन्डिंग अल्कीन देते हैं। एक बार बोल दो यार, यही चीज तो मैंने वहां पे समझाई थी और यही रिएक्शन हमने यहाँ पे की। अब सेम चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो ये आयोडीन जैसी लिबरेट होगी। अब आपने क्या जनरेट कर लिया, यहाँ पे अल्लाइलिक अल्कीन जनरेट कर ली है, या इसे क्या बोल सकते हैं आप, प्रोपीन जनरेट कर ली है। और इस प्रोपीन में जब आप अगेन क्या डालोगे, HI डालोगे ना, तो ये अगेन क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा। H+ रिलीज करेगा तो देखिए भाई, ये इस कार्बन से क्या करेगा, इस H+ को एक्सेप्ट करेगा और आपका क्या जनरेट कर देगा जी, अगेन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कुछ इस तरीके से CH+ और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा। और इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करने वाला है, एक बार देखिए यार, यहाँ पे ये सिर्फ H+ तो रिलीज करेगा नहीं, आपको पता है। अगर यहाँ पे HI है और H+ रिलीज करेगा तो इसका काउंटर अनायन जो कि आयोडाइड आयन है वो भी यहाँ पे रिलीज हो रहा होगा, और वो क्या करेगा जी, यहाँ पे फर्दर यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा इस C सेंटर पे, और आपका क्या जनरेट कर देगा, इस बार सेकेंडरी, ध्यान से देखिए जी, यहाँ पे CH आपका सेकेंडरी अल्काइल आयोडाइड यहाँ पे इसने जनरेट कर दिया। देखिए भाई, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आइसोमराइजेशन कर सकते हो प्रोडक्ट्स में, और ये रिएक्शन इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे देखो भाई, हमने स्टार्ट किया था ग्लिसरॉल से, हमने उसकी क्या की, यहाँ पे आयोडीनेशन की, किससे, HI से, और HBr, और अनलाइक HBr और HCl ये क्या करता है जी, एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उनसे, तो ये क्या करता है, ट्राई आयोडीनेशन करता है। उनके केस में हमने क्या पढ़ा था कि वो डाइक्लोरिनेशन या डाइब्रोमिनेशन कर सकते हैं एट मैक्स, जब उन्हें एक्सेस में यूज करें। लेकिन HI की बात कुछ और थी, ये क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या करता है, ट्राई आयोडीनेशन करता है, ट्राई आयोडीनेशन करेगा। और देखो, ट्राई आयोडीनेशन करते ही ये क्या जनरेट करेगा, 1 2 3 ट्राई आयोडो कंपाउंड जनरेट करेगा। और ट्राई आयोडो में जैसे ही आपके 1 2 एडजेसेंट पोजीशन पे 2 आयोडीन आएंगे ना, वो I2 गैस को यहाँ से या I2 मॉलिक्यूल को यहाँ से क्या कर देंगे, लिबरेट करेंगे और आपका अल्कीन जनरेट कर देंगे। और इस अल्कीन को जब आप क्या करते हो, देखो आप क्या कर सकते हो, इस रिएक्शन को यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हो, और आपका जो यहाँ पे अल्लाइलिक यहाँ पे आयोडाइड जनरेट हुआ है, इसको भी फर्दर आप बहुत सारी रिएक्शंस में यूज कर सकते हो, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए, या फर्दर आप आगे यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसे HI के साथ ट्रीट करते हो ना, HI के साथ ट्रीट करते हो तो आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है। और मार्कोनी को एडिशन के थ्रू आपको यहाँ पे क्या मिलता है जी, ये 1 2 आयोडो कंपाउंड फिर से मिल जाते हैं, क्योंकि देखो ये कार्बोकेटाइन बनेगा बोला था मैंने, और इस कार्बोकेटाइन पे ये आयोडाइड अटैक करके ये वाला प्रोडक्ट आपका जनरेट कर देगा। ये प्रोडक्ट जब जनरेट होगा तो अगेन आपका 1 2 डाइआइडो कंपाउंड बना, और 1 2 डाइआइडो कंपाउंड की प्रॉपर्टी आपको पहले ही बता चुका हूँ, I2 लिबरेट करेंगे। तो यहाँ पे I2 लिबरेट हुई और आपका यहाँ पे प्रोपीन जनरेट होगी। भाई प्रोपीन आपका क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट मिला, और उस प्रोपीन पे अगर आपने यहाँ पे एक्सेस में HI यूज किया होगा तो वहाँ पे क्या करेगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा, ये अल्कीन सेंटर इस पे फर्दर रिएक्ट करके क्या जनरेट कर देगा, 2 आइडोप्रोपेन यहाँ पे जनरेट कर देगा, 2 आइडोप्रोपेन यहाँ पे जनरेट कर देगा। ओके, तो ये थी आपकी HI के साथ रिएक्शन। अब देखो भाई, जो इसकी अगली रिएक्शन है वो है यहाँ पे नाइट्रेशन। अब देखो भाई, नाइट्रेशन की रिएक्शन ना जनरली काफी इंपॉर्टेंट होती है, और इस मॉलिक्यूल की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये क्या होता है जी, इसका कोरिलेशन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ डायनामाइट के साथ है। और डायनामाइट आपको पता ही है, अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट, ये सारी कहानियां मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और उसके अलावा इस मॉलिक्यूल से कैसे हम डिफरेंट सिर्फ इसे डायनामाइट के लिए नहीं, इसको एंटी रिफ्रिजरेंट की तरह यूज किया जाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज हम इनको
इसकी डिस्कस करेंगे इसके यूजेस में। ओके, तो एक बार इस मॉलिक्यूल की प्रिपरेशन देख लेते हैं। जब आप HNO3 के साथ यहाँ पे ट्रीट करते हो ना ग्लिसरॉल को, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके 3 मॉलिक्यूल HNO3 के आते हैं और आपको HNO3 का स्ट्रक्चर पता है, कुछ इस तरीके का HNO3 का स्ट्रक्चर होता है, O माइनस, और ये क्या है जी आपका OH, और यहाँ पे क्या गया नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या है, यहाँ पे डाइपोलर ये HNO3 का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेट क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रल आपका मॉलिक्यूल होता है, लेकिन अगर आप इंटरनली देखोगे ना इसका स्ट्रक्चर खोल के, तो इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन आज हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ग्लिसरॉल का यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है कुछ इस तरीके से, और आपका देखो ये दो बॉन्ड क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली हर सेंटर पे सेम तरीके की रिएक्शन होती है। तो आपको क्या मिल जाता है पे, ग्लिसरॉल का यहाँ पे क्या ऑब्टेन हो जाता है, ग्लिसरॉल का यहाँ पे नाइट्रो एनालॉगस यहाँ पे क्या होता है आपको ऑब्टेन होता है, जिसे क्या बोला जाता है, नाइट्रोग्लिसरॉल बोला जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन इसे बोला जाता है। ओके, नाइट्रोग्लिसरीन इसे बोला जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन बोला जाता है। हालांकि ये इसका रॉन्गली प्रोनाउंस्ड नेम है, लेकिन आज के टाइम पे एक्सेप्टेड नेम है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका रॉन्गली प्रोनाउंस्ड नेम है लेकिन एक्सेप्टेड नेम है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोग्लिसरीन बोल रहे हैं। अब देखो जी, ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, एक कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, कलरलेस लिक्विड होता है, और ये क्या होता है जी, एक्सप्लोजिव होता है और वायलेंटली एक्सप्लोड होता है, या फिर जब आप इसे हीट करते हो या क्या करते हो जी, ऑन डिटोनेशन भी ये क्या कर जाता है, डिटोनेशन का मतलब क्या होता है, टर्बुलेंस आने की वजह से क्या होता है जी, ये क्या होता है, फट जाता है। स्लाइड टर्बुलेंस, स्लाइड यहाँ पे क्या होगा, अगर इसे सेक भी कर दोगे ना आप, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सप्लोड कर देता है। तो देखो जी, कुल मिला के ना आपको कभी भी अगर कोई भी एक्सप्लोजिव की, अगर आपको कोई मॉलिक्यूल में चेक करना है कि एक्सप्लोजिव हो सकता है नहीं, तो वहां पे आप उस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन कंटेंट चेक करोगे। नाइट्रोजन कंटेंट अगर किसी मॉलिक्यूल में बढ़ता है जैसे जैसे, तो कुल मिला के उसमें आप क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एक्सप्लोजिव कैरेक्टर वहां पे क्या होंगे, उसमें इंट्रोड्यूस होते जाएंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि पर कार्बन पे आपका एक नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये क्या है, काफी ज्यादा क्या होता है जी, काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है। अब देखो जी, इसकी मैं थोड़ा कहानी बता देता हूँ। अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो अब देखो जी, जो ये मॉलिक्यूल आपका ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्राइड, इसके साथ जब मिक्स किया जाता है आपका ग्लिसरॉल डाइनाइट्रेट, तो इन दोनों के मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है जी, इन दोनों के मिक्सचर को बोला जाता है डायनामाइट। और डायनामाइट की डिस्कवरी के लिए आज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे क्या दिया जाता है, यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। ओके, तो ये मॉलिक्यूल इसलिए आपका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो देखो जी, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या है, यहाँ पे KHSO4 के साथ यहाँ पे रिएक्शन है। अब देखो जी, KHSO4 के साथ जब यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं ना, तो आपका क्या होता है, डिहाइड्रेशन देता है मॉलिक्यूल। आइदर आप इसे KHSO4 के साथ करा लो, या फिर ये कर लो जी H2SO4 के साथ रिएक्शन करा लो। और ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन को फर्दर यूज किया जाता है स्क्रैप सिंथेसिस में। स्क्रैप सिंथेसिस में इसे फर्दर यूज किया जाता है जी। स्क्रैप सिंथेसिस हम किस में देखेंगे, ये हम हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में देखेंगे भाई। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में ना, देखो जी, यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, जो आपका KHSO4 या H2SO4 है, ये क्या करते हैं, H+ यहाँ पे रिलीज करते हैं। H+ रिलीज करेंगे तो जो आपका यहाँ पे लोन पेयर होगा ना, वो क्या करेगा, इसे एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर एक्सेप्ट करते ही क्या करता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का OH2, यहाँ पे COH, और यहाँ पे क्या है जी आपका COH2। अब देखो जी, यहाँ पे एक केस तो हो सकता है कि आपका प्राइमरी अल्कोहल क्या कर ले, इसे एक्सेप्ट कर ले, CH2, यहाँ पे H और यहाँ पे H2। और एक केस क्या हो सकता है, आपका सेकेंडरी अल्कोहल इसको एक्सेप्ट कर ले कुछ इस तरीके से। तो अब आप ही मुझे बताइए कि कौन सा वाला OH आपका एक्सेप्ट करना चाहेगा प्रोटॉन को। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जो आपके प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो अगर वो ज़्यादा एसिडिक होंगे तो कम बेसिक होंगे, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, कम बेसिक, वो आपके क्या होते हैं, कम एसिडिक होते हैं। इसका मतलब ज़्यादा बेसिक होंगे। और यहाँ पे देखो, ये किसकी तरह काम कर रहा है, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि एज अ बेस काम कर रहा है। तो आपका पक्का ही सेकेंडरी वाला अल्कोहल क्या करेगा, पहले एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से ये आपका पहले फॉर्म होगा, और क्या होगा जी, ये क्या यहाँ से जब लीव करेगा, और यहाँ का H+, देखो जी, आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, प्लस यहाँ पे आपका CH2OH, और यहाँ पे क्या है जी आपका CH2OH। अब देखो, इसके बाद क्या होगा ना आपका, इसके बाद ये जो H है यहाँ पे का,
ये जो H है यहाँ पे का वो क्या करता है जी, इसको यहाँ से इस तरीके से हटा लो, ये क्या करता है यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देके यहाँ पे अल्कीन जनरेट कर लेता। तो आपको क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है, एक बार देखो यार, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे CH और ये क्या है जी आपका CH2OH आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये यहाँ से टॉटोमराइज करके आपका क्या दे देता है, एल्डिहाइड दे देता है, एल्डिहाइड देगा। और अभी भी देखो यहाँ पे एक OH अभी भी क्या है, एज इट इज पड़ा है। रिएक्शन मीडियम में आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से, इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार देखिए। रिएक्शन मीडियम में अभी भी आपका क्या है, यहाँ पे CHO और यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है जी आपका CH2OH अभी भी पड़ा हुआ है। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल बाहर होगा H+ एक्सेप्ट करके, और यहाँ से जो ये H पड़ा है ना, ये क्या करेगा जी यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या करेगा, इस पे जो दूसरा H पड़ा होगा वो यहाँ पे टॉटोमराइज सॉरी इस OH को क्या कर देगा, बाहर कर देगा और यहाँ पे अल्कीन जनरेट कर देगा। तो कुल मिला के एक बार देखो जी, मैं इसकी पूरी मैकेनिज्म आपको इधर बढ़िया ढंग से बताता हूँ। यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से ग्लिसरॉल प्रेजेंट था, OH CHOH और यहाँ पे क्या है जी आपका CH2OH। फर्स्ट स्टेप में मैंने बोला सेकेंडरी अल्कोहल आपके क्या होते हैं, ज़्यादा बेसिक होते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल आपके क्या होते हैं, ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो कुल मिला के जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो जो ज़्यादा बेसिक होगा वो रिएक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, इसे एक्सेप्ट कर लेगा, CH2OH और यहाँ पे आपका COH2 प्लस और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH2OH आपका एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, ये OH यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की तरफ निकल जाएगा, इसका डिहाइड्रेशन हो गया, और यहाँ पे क्या होगा जी आपका कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। अब देखो जी, ये जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है, इसके नेक्स्ट पोजीशन पे देखो, यहाँ पे क्या होगा जी, एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे OH एज इट इज है, यहाँ पे आपका CH2OH एज इट इज है। ये क्या करता है, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे देके क्या क्या जनरेट कर देगा, देखेंगे भाई एक बार। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे CHOH है और यहाँ पे एक यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है भाई, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और उसके अलावा एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, और देखो भाई एक हाइड्रोजन था, इसको मैं यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये हाइड्रोजन, और उसके अलावा यहाँ पे क्या आपका CH2OH अभी भी एज इट इज है। अब देखो ये क्या बन गया आपका, इनॉल यहाँ पे जनरेट हुआ है, और इनॉल हमेशा किस में टॉटोमराइज हो जाता है, आपके कार्बोनिल्स में टॉटोमराइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे CHO में टॉटोमराइज हो जाएगा और यहाँ पे CH2 हो जाएगा आपका, और अगेन यहाँ पे CH2OH बन जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका रिएक्शन मीडियम में अभी भी H+ प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपने KHSO4 या आप वहाँ पे H2SO4 भी यूज कर सकते हो। तो ये जो H+ है, इस पर अगेन ये क्या करेगा, अटैक करेगा और यहाँ पे से कार्बोकैटायन इस कार्बन पे जनरेट कर देगा। तो कुल मिला के आपने यहाँ पे क्या जनरेट कर लिया, CHO CH2 और यहाँ पे क्या जनरेट कर लिया जी, CH2+। और नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करता है, यहाँ पे का जो H है ना, वो क्या करता है जी, कुछ इस तरीके से इसे अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो जी, आपने क्या बना दिया यहाँ पे CHO और यहाँ पे क्या जनरेट कर लिया, CH2। आप एक स्टेप यहाँ पे रीअरेंजमेंट का दिखा सकते हो, लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद भी सेम प्रोडक्ट बनेगा भाई, सेम प्रोडक्ट बनेगा रीअरेंजमेंट के बाद भी। तो कुल मिला के आपने क्या बना लिया, एल्डिहाइड, और इसके अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है। तो कुल मिला के आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहाँ पे एल्डिहाइड जनरेट कर लिया, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है भाई। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म चलती है, और इसको आगे आप देखोगे स्क्रैप सिंथेसिस में, तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके हेट्रोसाइक्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए क्या है जी, आप रिएक्शंस को क्या करेंगे ना, कनेक्ट करते हुए चलेंगे, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, और जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर उसका नाम भी लिख लेंगे भाई। ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो जी, ऑक्सीडेशन कई तरीके से की जा सकती है। एक तो है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका HNO3 क्या है जी, आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो ना, तो आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है जी, मेजर प्रोडक्ट आपका बनता है आइदर ये, या फिर आपका क्या बनेगा यहाँ पे, एक तो आपका क्या है यहाँ पे, देखो जी ये क्या है आपका COH CO2H, और ये क्या है जी आपका CO2H। ठीक है, ये क्या है आपका, एक मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, और दूसरा मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनता है जी, आपका दूसरा मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। ये दोनों तो सेम है, दूसरा मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। कुल मिला के देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेंगे किसमें, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जो वीक वाले आपके होंगे ना, वो क्या करेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, इन्हें ऑक्सीडाइज करेंगे करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में, इन्हें करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में। सेकेंडरी कार्बन का तो सिर्फ क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो गया
आपका कार्बोनिल यानी कि कीटोनिक स्टेज तक ही पहुंच सकता है, उससे आगे फर्दर उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। अब देखो जी, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक तो ये दिख रहा है और आपको ये दिख रहा है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ग्लिसरिक एसिड बोला जाता है। देखो जी, ये जो लिखा हुआ है ग्लिसरिक एसिड, तो ये क्या है आपका ग्लिसरिक एसिड है। और जो ये वाली टर्म लिखी हुई है इसे बोला जाता है टार्ट्रोनिक एसिड बोला जाता है, इसे बोला जाता है टार्ट्रोनिक एसिड। अब देखो जी, यहाँ पे जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है ना स्ट्रॉन्ग वाले, जब आप क्या यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि आपने क्या यूज कर लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 यूज कर लिया या डाइल्यूट HNO3 यूज कर लिया, तो वहां पे आपके मेजर प्रोडक्ट क्या होते हैं, ग्लिसरिक एसिड या टार्ट्रोनिक एसिड। लेकिन जब आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, जैसे कि आप बिस्मथ बेस्ड जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बिस्मथ नाइट्रेट, देखो यहाँ पे आप जब हाइड्रोजन नाइट्रेट यूज कर रहे थे तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा था भाई, नाइट्रिक एसिड जब आप यूज कर रहे थे यहाँ पे, तो वहाँ पे आपके ये क्या बन रहे थे, मेजर प्रोडक्ट बन रहे थे जो फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। लेकिन जब आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे ना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका क्या आता है जी, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आ गया आपका बिस्मथ नाइट्रेट। बिस्मथ नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है BiNO3 का होल थ्राइस, तो ये आपका बिस्मथ नाइट्रेट। जब आप इस तरीके के वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे ना, तो ये क्या देते हैं जी, ये इनकी एल्डिहाइडिक फॉर्म तक ही क्या होते हैं, रुक जाते हैं। और देखो जी, एक ही आपको एल्डिहाइडिक फॉर्म दिख रही है यहाँ पे, इसके अलावा एक एल्डिहाइडिक फॉर्म, ये क्या है जी, कीटोनिक फॉर्म है। यहाँ पे क्या है, आपको एल्डिहाइड वाला जो प्रोडक्ट होता है, ये देखो जी, यहाँ पे मीजो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, आपको फॉर्म होता हुआ नजर आता है। मीजो ऑक्जेलिक एसिड का मतलब आप समझ रहे हो कि ये वाली जो आपकी फॉर्म है वो क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके बन जाएगी। यानी कि देखो आपके दो अल्कोहल क्या है, एज इट इज पड़े हैं, और एक अल्कोहल क्या है, ऑक्सीडाइज हुई। इतना आप समझ होंगे। और इसके अलावा कभी आपको अगर प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करना है ना, तो वहां पे बेस्ट रिएजेंट क्या होता है आपका, ब्रोमीन वाटर या फेंटोन्स रिएजेंट। फेंटोन्स रिएजेंट क्या है जी आपका, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है H2O2 के साथ जब आप क्या यूज करते हो जी, H2O2 के साथ जब आप Fe2+ को यूज करते हो, Fe2+ को, तो ध्यान रखिएगा आइदर फेंटोन्स रिएजेंट या ब्रोमीन वाटर क्या करता है जी, आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है ना उसको करस्पॉन्डिंग किस में ऑक्सीडाइज करता है, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है, ना कि करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीमली वीक आपके क्या होते हैं, एक्सट्रीमली वीक आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और देखो जो आपके बिस्मथ नाइट्रेट है ये भी क्या है, अगेन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये सेलेक्टिवली किसको करते हैं, आपका जो सेकेंडरी अल्कोहल है इसको करस्पॉन्डिंग कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो ये बातें थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। इसके अलावा हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक और एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा था, जैसे कि HiO4। तो अगर HiO4 के साथ इसकी रिएक्शन देखेंगे ना, तो अब आप ही मुझे बताएंगे या हमने LTA के साथ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन सकता है जी, HiO4 और LTA के साथ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन सकता है। इसलिए इसको मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है भाई। देखो लास्ट लेक्चर में किया था और अभी भी अगर करना हो तो मैंने क्या बोला, पहले आपको चेक कर लेने यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे OH ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल में भी एल्डिहाइड और कीटोन होने चाहिए। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो आपकी रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे तीनों क्या है, आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया तो सीधे यहाँ से क्या करो जी, क्लीव कर लो। अब देखो इसका एक बॉन्ड क्लीव हो रहा है वाला, तो यहाँ पे एक OH चिपका दो। अब देखो जी क्या जनरेट कर लिया आपने, CH2 और यहाँ पे OH। तो यहाँ पे से क्या बन गया जी, आपका H2O लिबरेट हो गया और आपका क्या बन गया, H2CO। कुल मिला के आपने क्या जनरेट कर लिया, यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड यहाँ पे जनरेट कर लिया, फॉर्माल्डिहाइड आपने जनरेट कर लिया। अब देखो जी जो आपका ये सेंटर है, यहाँ पे क्या है आपका COH H। अब देखो इस बॉन्ड, इसके कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक और दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे। इस पे कितने OH लगाओगे आप, 2 OH लगाओगे, 2 OH। अब देखो जी ये क्या करेगा, अगेन H2O रिलीज कर देगा और आपका क्या जनरेट हो गया, HCO2H। यानी कि आपने क्या जनरेट कर लिया, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड जनरेट कर लिया, ऊपर आपने फॉर्माल्डिहाइड जनरेट किया था। अब देखो जी अभी मैं कब से बोलता आ रहा हूँ कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, तो इनसे जनरेट होने वाले प्रोडक्ट भी इक्विवेलेंट होंगे। आप करके देख लीजिएगा, ये भी क्या देगा जी आपको, ये भी आपको फॉर्माल्डिहाइड ही देगा। ओके तो यहाँ पे हमें 2 इक्विवेलेंट फॉर्माल्डिहाइड के और 1 इक्विवेलेंट फॉर्मिक एसिड का यहाँ पे मिलता है जी। अब देखो फिर हम इसके अगर हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स में और आगे जाएं तो अब हम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं, जिनका नाम है, आइदर आप यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर लो या यहाँ पे डाइक्रोमेट यूज कर लो। डाइक्रोमेट क्या होता है आपका, Cr2O7
2- इसे बोला जाता है डाइक्रोमेट। अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर लोगे ना तो इनका काम क्या होता है जी, ये पहले ऑक्सीडाइज करेंगे 3 के 3 अल्कोहल्स को, और 3 के 3 अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज कर देंगे ना तो देखो आपको यहाँ पे क्या जनरेट होता हुआ नजर आएगा, कुछ इस तरीके से देखेंगे एक बार। यहाँ पे आपको COOH, यहाँ पे अगेन आपको क्या मिल जाएगा CO, यहाँ पे अगेन आपको क्या मिल जाएगा, एक बार इसको इस तरीके से लिख लेंगे भाई, इसको थोड़ा इस तरीके से लिखिए O, यहाँ पे आपका OH। अब देखो जी ये क्या है ना, जैसे ही इस फॉर्म में आता है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है जी, यहाँ पे आपका डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर होते हैं ना इसके, ये इस हाइड्रोजन को पकड़ने लगते हैं और ये यहाँ से कुछ इस तरीके से मूव करता है और ये क्या होता है जी, अपने लोन पेयर यहाँ पे दे देता है। तो कुल मिला के अगेन आपका क्या बन गया, यहाँ पे COH, CO, यहाँ पे आपका क्या आ गया, कुछ इस तरीके से OH, और यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज आ गया, और कुछ इस तरीके का आपको क्या होता है, यहाँ पे सिस्टम बनता हुआ नजर आता है जी, कुछ इस तरीके का सिस्टम बनता हुआ नजर आता है जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपके किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आपने क्या जनरेट कर लिया यहाँ पे, ये देखो इस पे पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा यहाँ से, और आपका ये कीटोन बना ना, सॉरी एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या जनरेट कर लिया ओवरऑल, देखो यहाँ पे आपने जनरेट किया है ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या होता है जी, ऑक्सैलिक एसिड होता है, और ऑक्सैलिक एसिड आता कैसे है, पहले क्या होता है आपका फुल्ली ऑक्सीडाइज यहाँ पे कंपाउंड बनता है आपका ग्लिसरॉल का, और वहां पे से क्या हो जाती है जी, डीकार्बोनाइलेशन या डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। कुल मिला के आपको याद रखना है, तो वहां पे क्या करना है आपको, याद रखने के लिए तो आपको क्या रखना है, यहाँ पे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, याद रखने के लिए आपको क्या करना है जी, आप क्या करोगे, इसे इस तरीके से लिख लोगे COOH, उसके बाद क्या करोगे, इस फ्रेगमेंट को बीच से हटा दोगे और आपस में जोड़ दोगे, कुल मिला के आपका ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। एक CO2 का मॉलिक्यूल निकलता है, देखो CO2 का मॉलिक्यूल निकलता है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया आपसे, डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होती है। अगर आप वैसे इसको डायरेक्ट निकालोगे ना, यहाँ पे डीकार्बोनाइलेशन होगी, CO मॉलिक्यूल निकलेगा, लेकिन याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, एक्चुअल में किस तरीके से रिएक्शन जाती है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू जाती है। ओके, अब देखो जी, अब जो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटा आपके हैलाइड्स। अब देखो मैंने आपसे बोला था कि आप कभी भी HBr या HCl के साथ रिएक्शन कराते हो ना, HBr या HCl के साथ, तो वहां पे क्या होता है आपका, एट मैक्स आप कितने OH को रिप्लेस करते हो, एट मैक्स वहां पे आप 2 OH को रिप्लेस करते हो 2 हैलाइड से। और उसी के नीचे मैंने आपसे बोला था, यहाँ पे उसी के नीचे लिखा भी हुआ है मैंने, वहीं पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर आपको तीसरे OH ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस करना है ना, तो वहाँ पे प्रीफर्ड रिएजेंट क्या रहता है आपका, आइदर पेंटाहैलाइड या आपका ट्राईहैलाइड। और अब हम उसी रिएक्शन को यहाँ पे स्टडी करेंगे भाई, उस रिएक्शन को स्टडी कर लेते हैं एक बार। तो देखो भाई, आपके यहाँ पे 3 OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप है। अगर आप पेंटाहैलाइड यूज करते हो तो पेंटाहैलाइड में मैंने आपको बताया था कि एक पेंटाहैलाइड सिर्फ एक OH को क्या करेगा, वहां पे हेलोजिनेट करेगा। लेकिन जब आप ट्राईहैलाइड लेते हो ना, तो एक इक्विवेलेंट ट्राईहैलाइड आप क्या करता है, 3 OH ग्रुप को क्या करता है जी, हेलोजिनेट कर देता है। तो जब आप यहाँ पे पेंटाहैलाइड के 3 इक्विवेलेंट लेते हो तो यहाँ पे ट्राईक्लोरिनेशन होती है और आपको ट्राईक्लोरो यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन होता है, 1 2 3 ट्राईक्लोरो प्रोपेन आपको यहाँ पे ऑब्टेन होता है। उसी तरीके से जब आपने यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन की थी, ये तो हमने देखा था, अगर आप यहाँ पे HI की जगह PI3 लेते ना, इसको आप काट के यहाँ पे PI3 लिख लो, PI3 लेते तो अगेन आपकी यहाँ पे ट्राई आयोडीनेशन होती और ट्राई आयोडीनेशन के आपने प्रोडक्ट देखे थे, जैसे मतलब लगातार आपके 2 आयोडीन आते हैं ना डिफरेंट कार्बन पे, वो क्या करते हैं जी, आपका आयोडीन मॉलिक्यूल यहाँ से लूज कर देते हैं और यहाँ पे अल्कीन जनरेट कर देते हैं। कुल मिला के आपका क्या हुआ, अल्लाइलिक यहाँ पे आयोडीन यहाँ पे जनरेट हो गया। अब देखो जी, इसके बाद अपना क्या आता है, रिएक्शन विथ किसके साथ, एस्टर या एसिड क्लोराइड। जब आप एस्टर या एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हो ना, तो वहां पे ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है और आपके क्या होते हैं, कुछ इस तरीके के एस्टर फॉर्म हो जाते हैं। वो मोनो एस्टर भी हो सकते हैं, डाई एस्टर भी हो सकते हैं और ट्राई एस्टर भी हो सकते हैं। अब देखो जी, ये रिएक्शन जाएगी कैसे, एक बार देखेंगे। आपने देखो नीचे भी दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से आपने क्या लिया, एसिड क्लोराइड लिया, तो कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होगा,
Cl, यहाँ पे CO और ये क्या है जी CH3। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करता है अपने लोन पेयर को यहाँ पे प्लेस करके कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर मूव करता है, और जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ है वो वापस से नीचे आता है और इस क्लोराइड को क्या करता है बाहर की ओर फेंक देता है। इतना आप समझिए होंगे। और अब देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा आपका CH2, यहाँ पे O, और इस पे क्या आ गया जी CO, यहाँ पे CH3, ये जनरेट हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपके क्या है जी 2 OH एज इट इज फ्री है, CH2OH, यहाँ पे इसे हटा दो जी, ठीक है। अब देखो अगर आप एक इक्विवेलेंट डालते तो सिर्फ आपको क्या होता, मोनोअसाइलेटेड मोनोएसीटेट यहाँ पे ऑब्टेन होता। लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट डाल रहे हो तो इसके बाद सेकंड इक्विवेलेंट आएगा, सेकंड इक्विवेलेंट इस सेंटर पे रिएक्शन दिखाएगा, तो आपका क्या होगा यहाँ पे डाईएसाइलेटेड कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। उसके बाद जब तीसरा इक्विवेलेंट आएगा, इसका तीसरा इक्विवेलेंट आएगा तो इस सेंटर पे भी क्या होगी, रिएक्शन होगी और आपको ट्राईएसाइलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन होगा। सिंस यहाँ पे हमने क्या किए 3 इक्विवेलेंट यूज किए तो आपको यहाँ पे ट्राईएसाइलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है। इसी सेम तरीके से यहाँ पे क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन जाएंगी। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन देखी थी कैसे होती है जी आपकी, यहाँ पे H2, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या है जी आपका OH, ठीक है, और यहाँ पे क्या अगेन आपका CH, यहाँ पे आपका OH, और अगेन यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपका OH। यहाँ पे आप क्या लोगे RCOOH, और यहाँ पे अगेन सेम चीज आप लोगे OROH, और अगेन यहाँ पे OH, यहाँ पे COR। इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर लोगे भाई। अब देखो जी यहां पे सामने क्या होता है, ये जो एस्टर वाली रिएक्शन होती है ये क्या होती है जी, जो हम अल्कोहल में पढ़ते थे ना, ये OH बॉन्ड क्लीवेज की होती है, ना कि CO बॉन्ड क्लीवेज होता है। यहाँ पे क्या होता है OH बॉन्ड क्लीव होता है। ये हमने आइसोटोपिक लेवलिंग से प्रूव भी किया था वहाँ पे। तो आप क्या करोगे, इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे, वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे, वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे। अब वो डिपेंड करता है आपने कितने इक्विवेलेंट यहाँ पे एसिड्स के लिए। अगर आप एक इक्विवेलेंट लोगे तो आपका मोनो यहाँ पे एस्टर बनेगा, अगर आप 2 इक्विवेलेंट लोगे तो आपका डाई एस्टर बनेगा, और अगर आप 3 इक्विवेलेंट ले रहे हो ना तो वहाँ पे आपका ट्राई एस्टर फॉर्म होगा। ठीक है, इतना आप समझिए होगे। और ये रिएक्शन भी समझिए होगी कैसे जा रही है, क्योंकि ये सेंटर क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लोन पेयर का अटैक करता है, और यहाँ पे क्या है आपने 3 इक्विवेलेंट लिए हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ जी आपका ट्राई एस्टर फॉर्म होता है। अब देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है ना, इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ ऑक्सैलिक एसिड। अब देखो रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ ना यहाँ पे एक बार क्या कर सकते हो आप, लो टेम्परेचर पे, और एक बार टेम्परेचर को बढ़ा के भी रिएक्शन हम देखेंगे अभी आगे। देखो जब आप लो टेम्परेचर पे करते हो ना तो यहाँ पे मोनोडिहाइड्रेशन होती है जी, मोनोडिहाइड्रेशन होती है। ठीक है, मोनोडिहाइड्रेशन होती है, और मोनोडिहाइड्रेशन होगी तो आपको कुछ इस तरीके से ये ऑक्सीजन डायरेक्ट यहाँ पे अटैच कर देना है, और ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट कर देगा। और जैसे ही आप इसे हीट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी CO2 गैस रिमूव हो जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और इस H को आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ये प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखो जी जैसे ही आप इस प्रोडक्ट में क्या करते हो, H2O इसके हाइड्रोलिसिस करोगे ना, H2O का एडिशन करोगे तो कुल मिला के देखो ये H2O यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ से हट जाएगा। तो कुल मिला के आपने क्या जनरेट कर लिया, H2O, और इसने किसके साथ अटैक किया यहाँ पे CO-, और यहाँ पे क्या आ गया जी H, और ये आपका डबल बॉन्ड हो गया था क्योंकि ये ऊपर गया था फिर वापस नीचे आया था और ये यहाँ से बाहर हो गया, तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज यहाँ पे रिटेन रहा। तो देखो जी आपने ये यहाँ पे फॉर्म कर लिया था कुछ इस तरीके से। अब देखो इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद अगले स्टेप में ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लूज कर देगा। आपने क्या जनरेट कर दिया, COHOH। कुल मिला के आपने क्या जनरेट कर लिया है जी, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड जनरेट कर लिया। स्टार्ट किया था आपने ऑक्सैलिक एसिड से, और आ गया फॉर्मिक एसिड में। इसलिए इस रिएक्शन को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया था है, कन्वर्ट ऑक्सैलिक एसिड इनटू ऑक्सैलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है जी, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करना है।
फॉर्मिक एसिड। तो ये कैसे करोगे आप, आप क्या करोगे, ऑक्जेलिक एसिड को रिएक्ट कराओगे ग्लिसरॉल के साथ एट 283 283 केल्विन, और वहाँ पे क्या होगा 283 केल्विन पे यहाँ पे क्या होता है, मोनोडिहाइड्रेशन होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मोनोडिहाइड्रेशन होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा, आपको आपने उसको स्लाइटली हीट करना है, वहाँ पे क्या होगी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी और आपका CO2 रिएक्शन मीडियम में आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट मिलता है वो ग्लिसरॉल आप क्या करते हो, अगेन यहाँ पे रीजनरेट कर लेते हो, ग्लिसरॉल यहाँ पे रीजनरेट कर लेते हो आप, और क्या फॉर्म कर लेते हो जी, यहाँ पे आप फॉर्मिक एसिड यहाँ पे फॉर्म कर लेते हो। अब देखो जी, यहाँ पे तो हमने इस लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई थी, अगर आप इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो तो वहाँ पे क्या होता है, आपका डाई डिहाइड्रेशन होती है, या 2 बार कंडेंसेशन होती है सेम मॉलिक्यूल की। देखो हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे डबल कंडेंसेशन आपको प्रोडक्ट मिलता है, और कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या होता है जी, आपका इस तरीके का आपको प्रोडक्ट मिलता है, साइक्लिक प्रोडक्ट आपको मिलता है। और जब आप इस साइक्लिक प्रोडक्ट को हीट करते हो ना, तो यहाँ से क्या होता है जी, 2 CO2 के मॉलिक्यूल आपके क्या होते हैं, रिएक्शन मीडियम में लीव कर जाते हैं, और यहाँ पे क्या कर जाते हैं, डबल बॉन्ड छोड़ जाते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या करते हैं जी, जनरेट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको अल्लाइलिक अल्कोहल ये मिल जाता है। और यही अल्लाइलिक अल्कोहल अगर आपको याद हो, हमने क्या पढ़ा था जी, प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल में भी पढ़ा था। तो इस तरीके से रिएक्शंस को क्या कीजिए, आपस में कनेक्ट कीजिए, तब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में क्या आएगा, मजा आएगा जी। अब देखो इसके अलावा एक रिएक्शन और पड़ी हुई है भाई आज की, ठीक है। यहाँ पे ये क्या था आपका, यहाँ पे रिएक्शंस में देखो, मैं आपको फिर से एक बार इस रिएक्शन को बताता हूँ। यहाँ पे हमने ऑक्जेलिक एसिड को दो टेम्परेचर पे, जब आप ऑक्जेलिक एसिड को क्या करते हो, 383 डिग्री पे करते हो, 383 केल्विन पे करते हो, सॉरी 383 केल्विन पे करते हो, तो वहाँ पे सिर्फ एक H2O का मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होता है, और आपको क्या मिलता है, कुछ इस तरीके से मोनोडिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट मिलता है। उसके जब हीट करते हो यहाँ पे, तो आपका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से फॉर्माइल ग्रुप वहाँ पे, या फॉर्माइल ग्रुप आपको वहाँ पे लगा हुआ दिखता है, जिसके आप हाइड्रोलिसिस करके वहाँ पे क्या ऑब्टेन कर सकते हो, फॉर्मिक एसिड यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन जब आप इसको इस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो ना, ये टेम्परेचर जब आप 383 से इंक्रीज करके 583 केल्विन, या क्या करते हो, 500 के नियर ले आते हो, 500 के नियर लाते हो, तो वहाँ पे होता क्या एक्चुअल में, 2 आपके डिहाइड्रेशन होते हैं एक साथ, 2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिहाइड्रेट कर जाते हैं, और एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड जनरेट कर लेते हैं। और वो साइक्लिक कंपाउंड स्लाइटली हीट करने पे क्या होता है जी, स्लाइटली हीट करने पे आपको क्या, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देता है, और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद वहाँ पे अल्कीन जनरेट कर लेता है। एक बार देखिए इस तरीके से, एक बार ये स्टेप मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई क्या होता है ना एक्चुअल में, ये क्या है जी, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से रेडिकल पाथवे में टूटता है, और ये इधर को भी टूटता है, ठीक है। अब देखो ये जो बॉन्ड है, ये इधर को ब्रेक होगा और इधर को भी ब्रेक होगा, ठीक है। और जो ये वाला बॉन्ड है, ये क्या है जी, ये यहाँ पे ब्रेक होगा और यहाँ पे भी ब्रेक होगा। अब देखो इन सब पोजीशन पे, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ वहाँ पे क्या कर लो जी, रेडिकल बना लो। तो आपका एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो गया था, एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो गया था, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ पे और यहाँ पे, और ये वाले जो बॉन्ड थे ब्रेक हो चुके थे, ये जो बॉन्ड है ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो ये आपस में दोनों कपल कर लेते हैं, तो आपका एक CO2 ये निकल गया, दूसरा CO2 आपका ये निकल गया, क्योंकि ये दोनों आपस में कपल कर लेंगे, और यहाँ पे आपकी अल्कीन फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे आपकी अल्कीन फॉर्म हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कंप्लीट होती है भाई। और इसके अलावा थोड़े बहुत यूजेज हैं, इसके यूजेज में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जो आपका ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट है, जिसे क्या बोलते हैं जी, GNT बोला जाता है, GNT, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, GTNT, ठीक है। तो इसे TNT भी बोला जाता है और GTNT भी बोला जाता है। जो आपका ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट है, इसे ऐड किया जाता है ग्लिसरॉल डाई नाइट्रेट के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये क्या देता है जी, आपको डायनामाइट देता है पहला तो ये, और इसको यूज किया जाता है एज अ एक्सप्लोजिव, पहला यूज इसका ये था। उसके अलावा ये क्या है जी, इसको क्या है यहाँ पे जो आपको देखना है, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एंटी फ्रीजिंग रिएजेंट की तरह यूज किया जाता है। देखो जी कई कंट्रीज में क्या होता है ना, वाटर क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर इतना लो चला जाता है कि वहाँ पे
जो वाटर होता है वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को और ज़्यादा डिक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये दो यूज इसके क्या थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। बाकी आप देख सकते हो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में इसको यूज किया जाता है, जैसे कि हमने डेक्रॉन देखा था इथिलीन डायोल का, उसी तरीके से इसके भी वेरियस क्रॉस पॉलीमर कंडेंसेशन क्रॉस पॉलीमर ऑब्जर्व किए गए हैं। और इसके अगर आप यूजेस की बात करोगे ना, और अगर इसके यूजेस की बात करोगे, मेडिसिन वगैरह में काफ़ी इसका यूज होता है। और देखो इसका एक पॉलीमर है जिसको आपको याद रखना है, उसका नाम है ग्लिप्टेल। ग्लिप्टेल क्या है जी, काफ़ी कॉमनली यूज्ड किया है पॉलीमर है, ये आपको याद रखना है। पॉलीमर केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। एक यूज इसका ये है, उसके अलावा क्या इसका यूज है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। और तीसरा क्या है जी, डायनामाइट में इसका क्या होता है, डायनामाइट में इसका यूज होता है। ओके, तो इसके साथ अपना क्या होता है, अल्कोहल का चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।